नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 15 जनवरी 2021 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30 में रोज की बात। आज भी 20 क्वेश्चन हम जीएस के डिस्कस करेंगे और 10 क्वेश्चन हम करंट अफेयर के डिस्कस करेंगे। जीएस का जो आज का टॉपिक है, इसमें जनसंख्या और नगरीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखने जा रहे हैं। पहला प्रश्न, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कथन कारण का प्रश्न है और कथन कारण के इस प्रश्न में मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि आपको अगर थोड़ा सा भी फैक्ट पता है और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये प्रश्न आसानी से सही होता है। तरीका क्या होना चाहिए, सीखिए। पहले आप पहले स्टेटमेंट को पढ़िए। भारत में नगरीकरण एवं औद्योगिकरण की वृद्धि के साथ अपराधों में वृद्धि हुई है। बिल्कुल सही बात है। नगरीकरण जैसे जैसे बढ़ रहा है, औद्योगिकरण जैसे जैसे बढ़ रहा है, अपराधों में वृद्धि हो रही है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि औद्योगिक नगरीय अर्थव्यवस्था परिवार एवं सांस्कृतिक अव्यवस्था का कारण है। ये भी सही है। परिवार और सांस्कृतिक अव्यवस्था का कारण कौन है? औद्योगिक नगरीय अर्थव्यवस्था। मान लीजिए कि गांव में एक विलेज था और उस विलेज में कोई रहता था, एक्स नाम का ये पर्सन था और इसके माँ बाप हैं और माँ बाप इसके थे और इनका ये बच्चा था, यहाँ रहता था। फिर इसकी शादी हुई और उसके बाद में ये चला गया कहीं पे दिल्ली में रह रहा है। ठीक है ना, ये दिल्ली में रहा है और अब यहाँ पर ये रह रहा है, इसका अकेलापन, इसके साथ और बहुत सारी घटनाएं, इसको कैसे अपनी व्यवस्था करनी पड़े। ये कहने का मतलब यहाँ पे जो परिवार था ये टूट गया। तो कल्चरल चेंज भी यहाँ पर होंगे। तो दोनों की दोनों बातें सही हैं। अब आप देखिए कि ये क्या व्याख्या कर रहा है। तो इसी कारण से अपराधों में वृद्धि होगी। कई बार इसकी जब आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी तो ये चोरी चकारी भी कर सकता है। कई बार ये वैसे आगमन कर सकता है। कई बार और बहुत सारी घटनाएं हैं जो हो सकती हैं। वहां पे मलिन बस्तियों का विकास और वहां पे और बहुत सारी चीजें ये हो जाती हैं। तो इस कारण से आप देखेंगे कि दोनों ये सही भी हैं और इसकी ये व्याख्या भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए आर, दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या भी है। अगला जो प्रश्न है, नगरीकरण के कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर। नगरीकरण का कारण क्या है? ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर, सही है। शहरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, ये भी सही है। और औद्योगिकरण की ऊंची दर और ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर, तो ये चौथा निकल जाएगा। औद्योगिकरण की ऊंची दर भी इसका सही कारण है। तो 1, 2 और 3 हो जाएंगे। इस प्रकार सही उत्तर इसका ए हो जाएगा। नगरीकरण क्यों बढ़ रहा है तेजी से? क्योंकि दो तरीके के फैक्टर होते हैं। इन फैक्टर्स को मैं आपको समझाना चाहता हूं। कभी भी जब आप मेंस के आंसर राइटिंग करिए, मेंस में आप लिखिए जीएस को, डिस्क्रिप्टिव जब आप लिखिए तो उसमें ये दो चीजें हैं। एक है पुल फैक्टर, एक पुल फैक्टर होता है और एक होता है पुश फैक्टर। तो पुश फैक्टर और पुल फैक्टर, इसको दोनों आप समझिए। पुल फैक्टर और पुश फैक्टर। पुल फैक्टर नगरीय सुविधाएं जो है, जितनी भी नगरों में सुविधाएं पाई जाती हैं, जैसे वहां पे शिक्षा का अच्छा सा ढांचा एक विकसित होता है, अवसंरचनात्मक विकास शिक्षा का होता है, तो वो खींचती है। वहां पे मेडिकल की जो सुविधाएं पाई जाती हैं वो अपनी तरफ से वो सुविधाएं अपनी तरफ खींचती हैं लोगों को। वहां पर नौकरियां पाई जाती हैं, ये सब। और पुश फैक्टर में जैसे गांव में बेरोजगारी पाई जाती है, गांव में जो मेडिकल सुविधाएं हैं, जो शिक्षा की सुविधाएं हैं, वो अच्छी नहीं पाई जाती हैं। सड़कों की स्थिति, पेयजल, ये सब शहरों में अच्छा होता है। तो वहां पर जो पुश फैक्टर होगा वो यहाँ पर पुल फैक्टर के रूप में, यानी कि शहर में खींचने के कारक के रूप में वही इंफ्रास्ट्रक्चर है और यहाँ पर उनका अभाव है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है नगरीकरण में। अगला जो प्रश्न है, नगरीकरण का कारण क्या है? ग्रामीण नगरीय असंतुलन, ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों की कमी, दोनों की दोनों ये बातें सही हैं। और कृषि भूमि की ना बढ़ सकने वाली प्रवृत्ति, ये भी सही है। और नगरों की चुंबकीय विशेषताएं। तो इस तरीके से ये डी, समस्त ये जो बातें दी हुई हैं, ये सारी की सारी बातें सही हैं। अगला जो प्रश्न है, नगरीय गलियारे संबंधित है नगरीय क्रियाकलापों को विस्तार देने से, नगरीय परिवहन संकटों से, ग्रामीण नगरीय क्षेत्र से या नगरीकरण से। तो जो कॉरिडोर्स होते हैं, सिटी कॉरिडोर्स के बारे में आप ये जान लीजिए, जब नगरीय क्रियाकलाप जो होते हैं वो बढ़ते हैं, नगरीय क्रियाकलाप को जो विस्तार दिया जाता है, तो नगरीय गलियारों या सिटी कॉरिडोर्स का विकास होता है जब एक्सपैंड करते हैं वो। जैसे मान लीजिए कि एक शहर था और वहां पर धीरे धीरे इस शहर पर आबादी का भार बढ़ा, यहाँ पर उद्योग बढ़े, यहाँ पर इंडस्ट्री बढ़ी, सब कुछ बढ़ गया। तो ये धीरे धीरे एक्सपेंस होगा, चारों तरफ ये एक्सपैंड होगा और एक्सपेंड होते होते ये चारों तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो ये डेवलपमेंट होगा, ये नगरीय गलियारा वाला डेवलपमेंट हो जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या जो संख्या है कि उच्चतम वृद्धि दर कब रही है? ये प्रश्न हर बार की तरह इंपॉर्टेंट रहता है, हर बार की परीक्षा में। उसका कारण ये है क्योंकि इसमें जो पूछा जा रहा है, ये जो क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन की प्रकृति को देखिए। इसकी प्रकृति यह है कि नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि, तो एक हिसाब से आपकी समझ ये देख रहा है कि पुराने जो डेवलपमेंट हुए हैं, चाहे वो जनसंख्या बढ़ने के मामले में हो, चाहे ऐसे ही नगरीकरण में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो यहाँ पर पूछा जा रहा है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि 1971 से 81 के दौरान, 61 से 71 के दौरान 29.72, 71 से 81 में 60.89, फिर 81 से 91 में 38.52 और 91 से 2001 में 32.88। तो यहाँ पर देखिए ये मैक्सिमम रहा है जनसंख्या की जो वृद्धि हुई है नगरीय जनसंख्या में। अब नगरीय जनसंख्या जो बढ़ेगी, इसमें केवल यहाँ पे बर्थ लेने वाले लोग ही नहीं होंगे, यहाँ पर जो प्रवसन होगा, लोग जो आएंगे बसेंगे, जो लोग घर बनाएंगे, वो सब भी तो इसमें शामिल है, दूसरे शहर से भी आने वाले लोग शामिल होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा 71 से 81 के दौरान उत्तर प्रदेश की जो नगरीय जनसंख्या थी वो बढ़ी थी सबसे ज्यादा। भारत की नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर उच्चतम कब थी? अब वहां पर यूपी की पूछी जा रही थी और यहाँ पर आपसे इंडिया की पूछी जा रही है। नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि भारत में कब उच्चतम थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 81 से 71। अब दोनों को याद करिए, 81 से 71 यहाँ भी है, यहाँ है, और 71 से 81 यहाँ देखिए, 71 से 81 और यहाँ पर भी क्या है 71 से 81। तो दोनों जगह 71 से 81, 1971 से 81 का जो समय था वो इंडिया में भी और वही यूपी में भी। तो दशकीय वृद्धि दर जो नगरीय क्षेत्र में थी, नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर जो उच्चतम थी वो 71 से 81 वाले दशक में ही थी, चाहे वो आपसे भारत में पूछा जाए और चाहे वो आपसे यूपी में पूछा जाए, दोनों के मामले में ये सही होगा। 1981 से 91 की अवधि में ये कम हो गई थी, लेकिन 71 से 81 की अवधि में ये इतनी थी 44.4, 44.1 और यहाँ पे 36.4। अगला जो प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? भारत में इस समय देखा जाए तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ की पाई जाती है? मुंबई की। अब जब अगली जनगणना होगी 2021 की सेंसस, तो 2021 के सेंसस में जो आंकड़े आएंगे उसमें भी लगभग यही रहेगा, लेकिन हो सकता है कुछ नया आंकड़ा आपको देखने के लिए, लेकिन ज्यादा उम्मीद है कि ये मुंबई ही बना रहेगा, तो मुंबई ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनकी नगरीय जनसंख्या के आरोही क्रम में, आरोही का क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, है ना, असेंडिंग आर्डर, तो बढ़ता हुआ क्रम जो है उसमें आपको सजाना है, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जनसंख्या जो नगरीय वहां की है, जब प्रश्न पढ़िए तो आप ध्यान रखिए नगरीय जनसंख्या पूछी जा रही है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। सबसे ज्यादा नगरीय जो जनसंख्या है वो कहाँ की है? वो देखिए यहाँ की है मिजोरम की, 5,71,000 समथिंग। नागालैंड की है 5,70,000 और अरुणाचल प्रदेश की 3,17,000 और सिक्किम की है 1,53,000। तो मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, मिजोरम, नागालैंड, है ना, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। अब ये हुआ घटता हुआ क्रम, आपसे पूछा जा रहा है बढ़ता, तो 2-1-3-2, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? आपसे पूछा जा रहा है, एक मिनट, सिक्किम ये 4, 2-1, 2-3-1-4, तो 4-1-3-2 ऐसा हो जाएगा। 2-3-1-4 है ना, तो 4-1-3-2, ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 4-1-3-2। कभी भी जो क्वेश्चन का आंसर आप गोला बनाने चले, टिक करने चले, तो उसके असेंडिंग डिसेंडिंग जरूर देख लें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामों की संख्या न्यूनतम है? कहां पर न्यूनतम ग्राम पाए जाते हैं? तो ये जो सही उत्तर होगा ये दमन दीव। 2011 में जब जनगणना हुई थी तो दमन दीव में केवल 25 ग्राम पाए जा रहे थे, ठीक है। अब नए आंकड़े जब तक नहीं आते ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों का उनके नगरीकरण के स्तर के अवरोही क्रम में, अब यहाँ घटता हुआ क्रम आपसे पूछा जा रहा है, आपको इसमें सेट करना है। नगरीकरण का जो स्तर है वहां उसका अवरोही क्रम, तो नगरीकरण का स्तर देखिए दिल्ली में सबसे ज्यादा है 57.5, चंडीगढ़ में 57.3, लक्षद्वीप में 78.1 और दमनदीप में 75.2। तो दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, फिर दमनदीव। तो दिल्ली, चंडीगढ़, है ना, ये 3, 1 और लक्षद्वीप 4 और दमनदीव, तो 3, 1, 4, 2, क्योंकि यहाँ पे अवरोही पूछा जा रहा है, हमने अवरोही ही सेट किया है, तो 3, 1, 4, 2 बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत की जनगणना द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ग के नगर लघु नगरों की श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं? लघु नगर, जैसे कई श्रेणियां डिवाइड की गई हैं, अब उसमें से लघु नगर किन्हें कहा जाता है? तो भारत में जो जनसंख्या का आधार है उसको 6 वर्गों में, मतलब जनसंख्या के आधार पर नगरों को बांटने का जो आधार है वो
कुछ श्रेणियां बनाई गई हैं, 6 वर्गों में उसको बांटा जाता है और इनमें से नगर वर्ग 4, 5 और 6 है ना, 4, 5 और 6। तो चौथा, पांचवा और जो छठा है ये लघु नगर की श्रेणी में शामिल किया जाता है। तो चौथा, पांचवा, छठा ये क्या हो जाएंगे, लघु नगर की श्रेणी में इनको शामिल करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, नगरीय अवस्थापना में निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? पेयजल, स्वच्छता, आवासन, परिवहन, कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो आवासन जो है ये नगरीय अवस्थापना में शामिल नहीं है। पेयजल, स्वच्छता और परिवहन तो है लेकिन आवासन नहीं है, क्योंकि इसका डेवलपमेंट देखिए पेयजल का, स्वच्छता का और परिवहन का कौन करती है? गवर्नमेंट करती है, लेकिन आवास आपको खुद बनाना होता है। अब आप कहेंगे कि गरीब जो लोग होते हैं इनको आवास की सुविधा दी जाती है, जैसे इंदिरा आवास योजना और बहुत सारी योजनाएं होती है उनमें, तो वो सुविधा दी जाती है लेकिन सबको नहीं, ऐसा नहीं कि सबके लिए घर बनाती है, ऐसे इसको ध्यान रखिए। अगला जो प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा 10 लाख की नगर कौन सा है? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार ही। तो जब तक 21 की नहीं हो जाती आपको वही उत्तर देना है। तो ये सबसे छोटा जो नगर है ये राजकोट है ना। इसमें जितने भी दिए हैं सब 10 लाख के पास में ही है, लेकिन राजकोट का करेक्ट 10 लाख था, बिल्कुल बिल्कुल पास में, है ना। तो राजकोट, और वैसे सबसे इनमें से तो ये हो जाएगा ये। और वैसे जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार जो था वो कोटा था। तो अनंतिम अब खैर पूछा नहीं जाएगा आपसे, लेकिन जो अंतिम स्थिति आई थी उसमें राजकोट यह था। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित नगरीय केंद्रों को जनसंख्या के अवरोही क्रम के अनुसार चुनिए। तो यहाँ पर नगरीय केंद्र दिए हैं, मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी। ये सब कराने का उद्देश्य केवल यही है कि आपकी मेंटली एक्सरसाइज को होती रहे, आप ऐसे प्रश्नों के लिए तैयार रहें। तो अवरोही क्रम में इसको सेट करना है। तो गाजियाबाद सबसे ज्यादा, फिर आगरा, फिर वाराणसी, फिर मेरठ। तो गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी और फिर मेरठ, इसको ऐसे सेट कर लीजिए। तो इनमें से सबसे ज्यादा नगरीय, यहाँ पे नगरीय जो केंद्र हैं उनकी जनसंख्या में सबसे ज्यादा देखा जाए तो गाजियाबाद की है। तो 2, 3, 4, 1 सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किसमें दर्शित हुई है? किसमें दर्शित हुई सबसे ज्यादा? तो दो नगर दिए हुए हैं, तो युग्म इसीलिए पूछा जा रहा है। तो एक तो आपको मुंबई पता है, मुंबई के बाद में सेकंड स्थान अभी मैंने बताया था दिल्ली का। तो बृहत्तर मुंबई और दिल्ली, फिर आता है कोलकाता, फिर चेन्नई। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये आप इसको ऐसे देखेंगे तो 18 करोड़ है ना, 18 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, है ना। 18 करोड़ कहाँ हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 1,83,94,912। 18 करोड़ नहीं, वो तो यूपी की जब बात होती है तो इससे ऊपर जनसंख्या 18 से ऊपर यूपी की है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिए। मेट्रोपॉलिटन नगर इनको कहते हैं, और ये युग्म सबसे ज्यादा यानी कि बृहत्तर मुंबई और दिल्ली जनसंख्या वाला था। अगला जो प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी थी? तो उत्तर प्रदेश में जो 10 लाखी नगर थे वो 7 थे 2011 की जनगणना में। कानपुर है, लखनऊ है, गाजियाबाद है, आगरा है, वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या कानपुर की उस समय थी। ठीक है, अब अगली जनगणना आएगी तो देखेंगे किसकी जनसंख्या ज्यादा है। संख्या इनकी 7 थी। अगला जो प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? तो भारत में 10 लाखी नगरों की संख्या 53 हुआ करती थी। अब ये भी बढ़ेगी, तो 53 ये 2011 के अनुसार याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है और विकासशील देशों में नगरीकरण स्वयं में एक आंदोलन है। तो पहला तो यहाँ पर सही है, लेकिन दूसरा यहाँ पर गलत है। स्वयं में एक आंदोलन नहीं है विकासशील देशों में। नगरीकरण यहाँ पर ऐसा नहीं है कि नगरीकरण के लिए कोई आंदोलन चलाया जाता है, अपने आप में ये आंदोलन नहीं है। तो ये दूसरा गलत है, पहला सही है। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के व्यवसायिक ढांचे को व्यक्त करता है? देश में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, कार्यकारी जनसंख्या का आकार, विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण और विभिन्न व्यवसायों की प्रकृति। व्यवसायिक ढांचे को कौन व्यक्त करता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण। जो विभिन्न व्यवसाय हैं उनमें वर्किंग जो फोर्स है वो किस तरीके से है ना,
और जनसंख्या की जो व्यावसायिक विशेषताएं होती हैं उनमें वर्किंग फोर्स है, निर्भरता है और रोजगार है, बेरोजगारी है। और जनसंख्या का जो व्यावसायिक ढांचा है विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या के वितरण को वो व्यक्त करता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, व्यापारियों एवं निर्माताओं की उपस्थिति से ग्राम एवं नगर की सीमा रेखा पार होने लगती है। सही बात है, सीमा रेखा पार होने लगती है। जैसे कोई व्यापारी है, वो इंडस्ट्री लगाया किसी क्षेत्र में और वहां पे कोई निर्माण कर रहा है, तो उसको वो बेचना चाहेगा हर जगह पे। व्यापारी ऐसा नहीं है चाहेगा कि केवल शहर में बिके, तो सीमा रेखा पार करेगा वो। व्यापारी और निर्माता पूर्णतः ग्राम के संसाधनों पर निर्भर रहते हैं, तो ऐसा तो ये गलत है, आर तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। पूर्णतः गांव के साधनों पर कैसे वो निर्भर रहेंगे, तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। आर गलत है, ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब करंट अफेयर के प्रश्नों को हम देखने जा रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जीआईसी लेक्चरर का टेस्ट सीरीज भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज अगर आपको ज्वाइन करना है तो 6307281212 इस पर आप व्हाट्सएप कीजिए जीआईसी लेक्चरर टेस्ट सीरीज या एग्रीकल्चर सर्विसेज की टेस्ट सीरीज, और उस पर जानकारी दी जाएगी। बहुत कम पैसे में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे। लगभग हर एक दिन गैप करके टेस्ट हम कराने का प्लान कर रहे हैं, जिससे कि आप लोग खूब अच्छे से उसको कर सकें, तैयार कर सकें और अच्छा परफॉर्म कर सकें। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। करंट अफेयर का ये प्रश्न है, किस संगठन ने भारतीय सेना के साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल एएसएमआई विकसित की है? स्वदेशी मशीन पिस्टल है एएसएमआई, और भारतीय सेना के साथ मिलकर किसने डेवलप किया है? इसका उत्तर हो जाएगा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको आप डीआरडीओ के नाम से जानते हैं। तो भारतीय सेना के साथ मिलकर इसने बनाई है, एएसएमआई इसका नाम है। और भारतीय सेना ने अभी इसका नवाचार प्रदर्शन कार्यक्रम प्रदर्शित किया था, है ना, इनोवेशन डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम इसने अभी किया था, इसी कारण से ये चर्चा में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डीआरडीओ। एएसएमआई याद रखिएगा, भारतीय सेना और डीआरडीओ ने मिलकर बनाया है। राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में सही कथन है, प्रत्येक वर्ष स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1984 में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में नामित किया गया था इसको। 2021 में इस महोत्सव की थीम युवा उत्साह नए भारत का, युवा उत्साह नए भारत का ये है। तो ये सारी की सारी बातें इसमें जो दी हुई हैं ये सही है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी का ये जन्म दिवस होता है। और युवा उत्साह नए भारत का, युवा युवा उत्साह नए भारत का, तो ये ध्यान रखिएगा, युवा ऐसे लिख दिया गया है, लेकिन इस पर घबराइएगा नहीं, ये युवा ही लिखा है। और 12 से 16 जनवरी 2021 तक इसका आयोजन, ये जो कार्यक्रम है थीम के आधार पर आयोजन इसका मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, जो युवा मामला और खेल मंत्रालय का मंत्रालय है, युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार का मंत्रालय, तो उसने ये फैसला लिया है कि 12 से 16 जनवरी के बीच में ये मनाया जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय ने किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सभी वक्फ संपत्तियों को जियो टैग करने का निर्णय लिया है? तो किसने किया है, कहाँ की ये संपत्तियां हैं? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा पुदुचेरी। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने अभी ये घोषणा की है कि जो पुदुचेरी है वहां की सभी वक्फ संपत्ति जो है उनको जियो टैग किया जाएगा। और वहां पे जो ये कार्य क्यों किया जा रहा है, तो जो स्थानीय गुंडे थे उन्होंने वहां की जो संपत्तियां थी उन पे अवैध कब्जा कर रखा था, तो इसको इन्होंने कहा कि अब इस पे टैग लगाया जाएगा। और वक्फ बोर्ड का गठन करने के लिए भी जो मंत्रालय है पुदुचेरी में ये काम कर रहा है कि वहां पे एक वक्फ बोर्ड भी गठित हो जाए। तो ये पुदुचेरी के मामले में ये ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फेसलेस पेनल्टी सेंटर की स्थापना की जाएगी? फेसलेस पेनल्टी सेंटर की स्थापना कहां पर की जाए, किस मंत्रालय के द्वारा की जाएगी? अब जब पेनाल्टी की बात आ रही है तो पेनाल्टी पैसे वाला मामला है, तो ये वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने ये फैसला लिया है कि आयकर विभाग में अभी फेसलेस पेनाल्टी स्कीम शुरू की है। और इसका उद्देश्य है कि जो फेसलेस मूल्यांकन कार्यक्रम के तहत जो जुर्माना है वो उसके आदेशों को संभाला जाए इसके अंतर्गत। तो ये वित्त मंत्रालय से रिलेटेड है, भाई इतना ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, किस देश के नेता को सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के महासचिव की उपाधि दी गई है? सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के महासचिव की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर कोरिया।
उत्तर कोरियाई नेता है किम जोंग उन। तो इनको सत्तारूढ़ जो वर्कर्स पार्टी है उसका महासचिव का एक नया खिताब दिया गया है। खैर वो जो चाहते हैं वो हो ही जाता है। 2016 में उन्हें पार्टी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। अब उनका मन था महासचिव बन जाए, तो वो जो चाहेंगे वो हो जाएंगे, ठीक है ना। और वहां अमेरिका में यूएसए में प्रेसिडेंट चेंज होने को है और ये दबाव डालना शुरू कर दिए हैं, अपना ये बताने लगे हमारे पास मिसाइल विसाइल है, दाग सकते हैं, ठीक है। इनका यही काम रहता है, ये बाल कभी कैसे कटवा दें तो पूरे जनता की बाल वैसे कटवा देते हैं। इनकी जो मैडम है वो जैसी लिपस्टिक लगाएंगी पूरी पूरी लेडीज को पूरे देश में ऐसा करना पड़ता है। जैसा वो बाल कटवाएंगी पूरे देश की जितनी लेडी होंगी वैसा ही करवाएंगी। पता नहीं इनका क्या सिस्टम है अपना। खैर सुन रहे होंगे तो मेरे ऊपर भी ये कार्रवाई कर सकते हैं। भारतीय सेना की किस शाखा में अगले वर्ष से पहली बार महिलाओं की को पायलट के रूप में भर्ती किया जाएगा? तो कौन सी शाखा है? और ये है सेना विमानन कोर। भारतीय सेना का जो सेना विमानन कोर है उसमें पायलट के रूप में महिलाओं को शामिल करने की अभी मनोज मुकुंद नरवाने जो भारतीय सेना प्रमुख हैं, तो उन्होंने जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने ये घोषणा की है। और अभी एविएशन कोर में महिलाओं को केवल ग्राउंड ड्यूटी में तैनात किया जाता था, है ना। और महिला पायलट हेलीकॉप्टर उड़ाएंगी और सीमाओं पर ऑपरेशन का हिस्सा भी अब बन सकेंगी। सेना विमानन कोर में अब इनको रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नैको जो है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये भारत का है, ये ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय नहीं है। और इसका मुख्यालय है कहाँ पर? नई दिल्ली में, है ना। और अभी रेड रिबन क्लब क्विज प्रतियोगिता का इसने आयोजन किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रेड रिबन क्लब क्विज प्रतियोगिता का आयोजन कौन करता है? और तो ये नाको करता है। और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की जो स्थापना हुई थी 1992 में हुई थी, स्वास्थ्य मंत्रालय के एक प्रभाग के रूप में। नई दिल्ली में मुख्यालय है इसका। और ये एनसीईआरटी के सहयोग से किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम को ये लागू कर रहा है। और इसने कॉलेज के युवाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए अभी 12,500 रेड रिबन क्लब भी बनाए हैं। तो ये नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय, नैको का, याद रखिएगा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान अवसंरचना विकास कोष योजना के संचालन की घोषणा की है। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, पीआईडीएफ, इसकी घोषणा की है, सही है। और भुगतान अवसंरचना विकास कोष का संचालन 1 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2022 तक किया जाएगा। इसको देखते हैं दूसरा सही है कि नहीं। तो पहला सही है, दूसरा इसलिए नहीं सही है क्योंकि 3 वर्षों की अवधि के लिए किया जाएगा। तो 21 से 22, 22 से 23 और 23 से 24, 21 से 22 हो जाएगा और 22 से 23 2 वर्ष और 24 तक ये हो जाएगा। तो वहां पर जो 22 तक दिया है वो गलत है। तो और उसके बाद 3 वर्षों की अवधि के लिए किया जाएगा और इसे आगे 2 और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ये 3+2 याद रखिएगा, ठीक है ना। 1 साल के लिए नहीं, 3+2, यानी कि पहले 3 साल के लिए किया जाएगा और 3 साल भी अगर कम पड़ेंगे तो 2 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरीके से दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत द्वारा वित्त पोषित एवं एक निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा श्रीलंका में कोविड-19 के खिलाफ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। क्या ये सही है? और दूसरा है, सार्क देशों के बीच श्रीलंका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दूसरा स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा भी सही है। भारत द्वारा वित्त पोषित एक निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा श्रीलंका में कोविड-19 के खिलाफ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और भारत ने युवा सेरिया अच्छे स्वास्थ्य के लिए वाहन या यात्रा के लिए 7.56 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान उनको प्रदान किया है, श्रीलंका को। 2016 में पायलट आधार पर इसको शुरू किया गया था, ये सुवासेरिया को। और सुवासेरिया बाद में भारत से अतिरिक्त अनुदान के साथ विस्तारित होकर अभी भी अपना कार्य कर रही है। और भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित श्रीलंका में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने और देश की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए 400 मिलियन डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा प्रदान करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। तो ये किसके साथ किए हैं? ये श्रीलंका के साथ भारतीय रिजर्व बैंक, जो हमारा रिजर्व बैंक है, उसने किया है। सार्क देशों के बीच श्रीलंका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, ये ध्यान रखिएगा। और भारत विश्व स्तर पर श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, ये भी ध्यान रखिएगा। वैसे ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, बड़े साझेदारों में से ये आता है। तो ये यानी कि अगर श्रीलंका की तरफ से देखा जाए, साथ ही भारत विश्व स्तर पर श्रीलंका का, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर भारत का व्यापारिक साझेदार आपसे पूछा जाएगा तब तो वो यूएसए हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर पूछा जाए सार्क देशों में भारत का, तो वो श्रीलंका हो जाएगा।
और अगर श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार पूछा जाए तो वो भारत हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और अंतिम प्रश्न हम देखने जा रहे हैं, और आपको अच्छा लगेगा तो ये इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और संडे को टेस्ट के लिए आप तैयार रहिए। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में किस किस देश में भारतीय मिशन खोलने को मंजूरी दी है ना? किन देशों में ऐसा किया है? तो किस देश में या किन देशों में, ऐसा होना चाहिए, किन देश या किन देशों में। तो एक है कि कई है, एस्टोनिया, पराग्वे, डोमिनियन गणराज्य। इस प्रश्न को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो एस्टोनिया, पराग्वे और डोमिनियन गणराज्य हर जगह पर भारतीय मिशन खोलने की अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है। तो एस्टोनिया, पराग्वे और डोमिनियन गणराज्य तीनों ध्यान रखिएगा। और 2021 में यहाँ पर 3 भारतीय मिशन खोले जाएंगे। 3 भारतीय मिशन खोलने से भारत का जो राजनयिक दायरा है, आप राजनीतिक इसको मत कहिए, राजनीतिक हस्तक्षेप तो अलग चीज होती है, राजनयिक जो दायरा है वो बढ़ेगा, और राजनीतिक संबंध जो है वो मजबूत होंगे। द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक जुड़ाव में विकास को सक्षम करने और भारत के विदेश नीति उद्देश्यों के लिए समर्थन जुटाने में इससे हेल्प मिलेगी। तो एस्टोनिया, पैराग्वे और डोमिनियन गणराज्य में भारत ये अपने केंद्र खोल रहा है, अपने मिशन ओपन कर रहा है, जिससे राजनयिक और राजनीतिक दोनों, है ना, दोनों चीजें, और व्यापार, निवेश, इन सब संबंधित गतिविधियां जो है उनमें इजाफा होगा, एक दूसरे पे निर्भरता और एक दूसरे के साथ जो दोस्ती है ये सब बढ़ेगी। तो कैसा लगा आपको ये जरूर बताएं, और आप लोग इसको अगर अच्छा लगता है तो शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में अन्य किसी कार्यक्रम में।